Hello students, welcome to City Online Classes. This is my fourth lecture. स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है डिसिप्लिन। फर्स्ट यूनिट में थर्ड टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपका मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवस्था, नियम या शिक्षा, अभ्यास। इस प्रकार डिसिप्लिन का अर्थ हुआ नियमितता उत्पन्न करना, रेगुलरिटी। हिंदी में इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे नियंत्रण, विनय, संयम आदि। नियंत्रण से क्या संबंध है? नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल। उसी स्थान पर उपयुक्त होगा कंट्रोल जहाँ कोई चीज़ बलपूर्वक की जाए या आपको ज़बरदस्ती कराई जाए, तभी कंट्रोल होगा। उसको डिसिप्लिन यहाँ पे कहा गया है। वहीं संयम का उपयोग होगा जहाँ बालक विनम्रता और श्रद्धा से कोई कार्य करे, नियंत्रण से नहीं, विनय और संयम से अपने आप लोगों में आदर और सद्भावना की भाव उत्पन्न होंगे, तभी अनुशासन डेवलप होगा, ना कि दंड के प्रावधान से। आपको पुरस्कार दे करके, आपको प्रोत्साहित करके, इस तरह से जब कोई कार्य किया जाएगा तो अनुशासन अच्छा डेवलप होता है। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार डिसिप्लिन का अर्थ व्यापक रूप ले लिया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को सफल नागरिक बनाना है, जिसमें उसमें नागरिकता एवं सामाजिकता के गुण डेवलप हो सके। सिविलाइज सिटीजन्स भी बन दें और सोशलाइजेशन भी उसमें डेवलप हो, सामाजिकता के गुण, सोशल भी हो। यहाँ अनुशासन से तात्पर्य इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पावर्स को डेवलप करना है, जो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जितना भी आपके वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप कर सके, तभी हमारे अनुशासन का उचित अर्थ या मूल्य डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डी, विद्यालय में बौद्धिक एवं नैतिक प्रशिक्षण के बीच सूचना ग्रहण करने से चरित्र के बीच समानता में जो मार्मिक पृथक पाया जाता है, वह विद्यालय को एक सामाजिक रूप में विचरित एवं नियमित करने में असफलता की अभिव्यक्ति है। यह सामाजिक संस्था अपना सामाजिक जीवन एवं स्वयं में अपना महत्व रखती है। टीपी नन के अनुसार अनुशासन का अर्थ अपने संवेगों एवं शक्तियों को उस व्यवस्था के अधीन करना है जो अराजकता का अंत करती है एवं अकुशलता एवं अपव्यय के स्थान पर कुशलता की स्थापना करती है। यानी कि डे बाय डे हम चीज़ों को जब इंक्रीज़ करते हैं लर्निंग के मेथड से, अपने डिसिप्लिन से, स्वानुशासन के तहत, तब हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारी पर्सनालिटी इंक्रीज़ होती है। हम समाज में एक सामंजस्य बैठा करके धैर्यपूर्वक चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो हम एक योग्य नागरिक बनने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। ये हमारे अनुशासन के अंतर्गत आता है। अनुशासन का महत्व हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अनुशासन के बिना हम एक जंगली मनुष्य के बराबर हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जितने भी हम शिक्षित हो जाएं, हम स्व अनुशासित नहीं हैं। हम अपने चीज़ों को मैनेज या प्लानिंग करके नहीं चलते, कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारा मूल्य निर्धारित नहीं कर पाते, हम अपने मानकों को सही नहीं बैठा पाते, हम चीज़ों को सही तरीके से सामंजस्य नहीं कर सकते। समाज में, विद्यालय में या किसी भी स्थान पर हमारा योग्यता का सही आकलन नहीं हो सकता। समय का सदुपयोग करना भी अनुशासन के अंतर्गत बहुत आता है। अनुशासन जीवन में बहुत महत्व, इसके अभाव में मानव प्राकृतिक शक्तियों का उचित उपयोग या सही उपयोग ह्यूमन वैल्यूज़ का नहीं कर सकता। जो प्रकृति ने हमें दी है उसका भी सही उपयोग नहीं कर सकता। किसी भी देश के नागरिक अनुशासित होंगे तो वो देश क्या होगा? समृद्ध होगा, उन्नतिशील होगा, विकसित होगा। अनुशासन व्यक्ति का सचरित्र या कैरेक्टर, मन, वचन, कर्म से शुद्ध होता है। अनुशासित व्यक्ति स्वानुशासन
आत्ममूल्यांकन, आत्मानुशासन ये बहुत ज़रूरी हैं जीवन में उन्नति की मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र या संपूर्ण समाज के लिए अनुशासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके वैल्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। एक राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं किया जाता, वरन वहाँ के नागरिकों के चरित्र से होता है, कैरेक्टर से होता है। नागरिक स्वावलंबी, स्वचरित्र, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी होते हैं स्वानुशासित होने से, तो वहाँ का राष्ट्र भी उन्नत, समृद्धिशील और शक्तिशाली होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी देश कई देश अनुशासनहीनता का शिकार हुए, तभी उन्हें बाह्य शक्तियों ने दासता की जंजीरों में जकड़ा, या उन्हें दासता की बेड़ियों में तभी गुजरना पड़ा, या जो भी है, जब हम अपने में अनुशासित नहीं रहे, आत्मसहयोगी, आत्म नियंत्रण नहीं रहे, संयम का हमने प्रयोग नहीं किया, तभी हमें दूसरों की गुलामी का बाध्य बनना पड़ा, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं थे, अनुशासित नहीं थे। अनुशासन किसी भी देश में स्फूर्ति और समृद्धि उत्पन्न करता है। अकॉर्डिंग टू रेन, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन परम आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन के अभाव में विद्यालय में या किसी संस्था को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। उसके लिए नियम, रूल्स फॉलो करना, ओबे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट एनी रूल्स या विदाउट एनी डिसिप्लिन हम किसी भी एजुकेशन को ओबे नहीं कर सकते, या शिक्षा को संचालित नहीं कर सकते, क्रियान्वित नहीं कर सकते, उसका मार्गदर्शीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अनुशासन के अभाव में हम व्यवस्थाओं को नहीं बनाते, मैनेजमेंट नहीं ठीक से कर सकते। प्रशासन की व्यवस्था के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो अनुशासन का व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर विद्यालयों में उत्तम अनुशासन ऑर्गेनाइज किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, या विद्यालय की परिस्थिति, क्योंकि हर विद्यालय, हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल, हर संस्था एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट क्वालिटीज़ को लेके, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के। सभी इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम्स और क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं, तो हम किस आधार पे या किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो सर्वश्रेष्ठ है या उन्नत है या समृद्धिशील है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है अनुशासन। अनुशासन का आधार प्रेम और सद्भावना हो तो अनुशासन स्थापित हो सकता है। जितनी चीज़ें हम प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से गेन कर लेते हैं, उतनी दंड से नहीं, क्योंकि भय और संशय की स्थापित करने से अनुशासन क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तो हमने आपके यहाँ मतलब करा, यस सर, यस मैम, इट्स राइट, बट थोड़ी देर बाद अरे जाने दो, बाद में कर लेंगे, फिर कभी, अभी बहुत टाइम है। इन चीज़ों को जहाँ हमने अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, वहीं पे हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ, डिवोशन होना शुरू हो गया। हम लापरवाह, केयरलेस होते चले गए। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए विद्यालय अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक वर्ग और बालक के बीच प्रेम डेवलप होना चाहिए। प्यार से चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी सीखी जाती हैं, लर्निंग पावर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, डेवलपमेंट हमारा तेज़ी से होता है। सद्भावना से, प्यार से जो चीज़ें हमें कही जाती हैं। अनुशासन को स्थापित करने के लिए दंड का प्रयोग ना ही किया जाए तो बेहतर है। यदि बालक अपनी दृष्टि या प्रवृत्तियों में किसी प्रकार से नहीं छोड़ता, तभी इनका प्रयोग का अनुभव करना चाहिए। जब बालक बहुत ही उद्दंडी हो, या देखा जाए कि बिल्कुल ही नहीं मान रहा कि इसको भय दिखाना ज़रूरी है, अन्यथा इसका डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल या सोशल जो भी डेवलपमेंट्स हैं या एजुकेशन क्वालिटीज़ नहीं डेवलप हो रही हैं, तो उसे थोड़ा सा भय दिखाना आवश्यक होता है, अन्यथा नहीं।
अनुशासन सहयोग पर आधारित होता है, कोऑपरेट करके। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑपरेशन के नहीं चलती। कोई भी शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम स्कूल की बात करते हैं, विद्यालय की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी सहयोग के नहीं होती। और वर्क ऑफ डिवीज़न या वर्गों काम को बांटा जाता है वर्गों में, तो उसके आधार पर अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक, छात्र, अभिभावक के बीच हमेशा कोऑपरेट करना होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए सब, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अनुशासन स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ आपके बच्चे में या बालक में या कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें जानकारी, शिक्षक को जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को उसकी जानकारी है, तो गार्जियन को हमें टाइम टू टाइम उनसे मीटिंग करके या उसकी प्रॉब्लम या प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जान करके, केस स्टडी करके उसके बारे में ये बताना कि अगर बच्चे को ये समस्या है तो इसका निवारण किस तरह से हो सकेगा, उसकी रिपोर्ट्स लेना और उसके अकॉर्डिंग हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। विद्यालय के वातावरण सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए। केवल शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों को ही अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, वरन छात्र, अभिभावकों तथा संपूर्ण समाज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको अडॉप्ट करें। मतलब खाली ये नहीं कह सकते हम स्वयं में कि पेरेंट्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स ही हैं, वरन सोसाइटी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमें इसको अनुशासन में रखने के लिए इसका हमारा सबका उत्तरदायित्व होता है, तभी इसके महत्व को पहचाना जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक कार्यों को स्थान दिया जा सके। जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो कि कुछ इनोवेटिव या टेक्नोलॉजी से बड़े हुए या फिर कुछ गेन करने के लिए या सीखने के लिए रचनात्मक कार्य हैं, उनको हमें स्थान देना चाहिए, जिससे बालकों की इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उन्हें विभिन्न कार्यों को करने के लिए मानसिक और संवेगात्मक संतोष मिल सके। मेंटल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना अभाव में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब हमारा मस्तिष्क सेटिस्फाइड नहीं होता किसी चीज़ को, तो हम उद्दंडी स्वभाव के हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में तमाम तरह की विकृतियाँ या गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हम समाज में सामाजिक हीनता की भावना उत्पन्न होती है या समाज में हम समाज के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, तो अनुशासनहीनता की भावना डेवलप होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि अनुशासन को स्थापित करने के लिए या डेवलप करने के लिए उसमें क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के कारक या सुझाव या सजेशंस, छात्रों की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए विद्यालय के अधिकारियों ही नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र चिंतित है, क्योंकि हमारे बालक ही जो हैं वो राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, या इस राष्ट्र को संभालने के लिए, होनहार होने के लिए उनके अंदर अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े दुख का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही यह समस्या अधिक गंभीर रूप से धारण आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ या जब हमारे संविधान की रचना हुई, जब हमने नए जियोस या अप्लाई किया एजुकेशन में, शिक्षा की नीतियों में, मूल्यों और आदर्शों में, तब हमें ये देखने को सामने आया कि सबसे गंभीर समस्या तो अनुशासन में रहने के लिए है। अगर हम अनुशासित होंगे तो हमारा राष्ट्र है वो प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा। अनुशासनहीनता की समस्या के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। इसमें पहला पॉइंट आता है शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66 में, तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस सुझाव के अनुसार शिक्षा के ढांचे को बनाया जाए या इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे कि व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाए। सेकंड पॉइंट आता है इसमें शिक्षकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। जब हमारे शिक्षक सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो वो किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। अर्थव्यवस्था हमारे मस्तिष्क को चरमरा देती है, हमारे व्यवहारिक ढांचे को भी चरमरा देती है। जब हम संतुष्ट होंगे
कोठारी आयोग में सजेशन दिया गया कि शिक्षकों को उचित वेतन के अनुसार उनकी आर्थिक दशा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक मन लगा करके विद्यालय में कार्य करें और जिससे उनका परिणाम अच्छे आए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, शिक्षकों या छात्रों के संपर्क स्थापित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे छात्रों में उच्च आदर्शों के लिए निष्ठा और आज्ञाकारिता की भावना डेवलप हो। हमारे विद्यालय में हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए या उच्च आदर्शों को डेवलप करना चाहिए कि सभी शिक्षकगण या सभी समुचित ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए। एक विद्यालय का एटमॉस्फेयर या स्कूल का एटमॉस्फेयर भी सौहार्दपूर्वक मिलजुल कर नैतिक तरीके से बनाया जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं इमोशनली अटैच हो सके। जितने भी छात्र हैं वो बार बार ललायित हों विद्यालय में आने के लिए, जिससे अनुशासनहीनता की भावना कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, छात्रों को अपनी जीविका को कमाने योग्य बनाने के लिए कार्य अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करना, श्रम के महत्व तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा सके। जितना भी हमारे टेक्नोलॉजी पर बल दिया जाएगा वो अपने भावी जीवन में असंतोष से बच सकेंगे, उनके अंदर सिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी, उनमें ये नहीं भावना उत्पन्न होगी कि हमने ये कोर्स किया और हमें जॉब नहीं लगी, हम जॉबलेस हो गए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे चलेगी, हमारी लाइफ में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होंगी। इन सब चीज़ों के लिए उस पर बल दिया जा सके या उन पर जोर दिया जा सके। विद्यालय के अधिकारियों को छात्रों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उनके साथ सामंजस्य बैठाना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल सके और छात्रों की बहुत सारी विभिन्न समस्याएं अलग अलग तरीके से होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी समस्या कि विद्यालय में अनुशासन कैसे डेवलप किया जाए या अनुशासनहीनता को कैसे ख़त्म किया जाए, उसमें टीचर्स के क्या क्या रोल होना चाहिए, पुरस्कार को अधिक महत्व देना चाहिए, दंड को कम प्रावधान रखना चाहिए। इनके द्वारा हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा, हमारे विद्यालय जो हैं वो सुचारू रूप से क्रियान्वित होंगे और उनका समाज में उचित स्थान होगा, तभी उचित एक राष्ट्र की स्थापना हो सकेगी। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो है सेकेंड यूनिट में हम आपसे फिर मिलेंगे। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और इसमें चारों यूनिट्स को मिला करके फर्स्ट हमारा कौन सा था, एजुकेशनल प्लानिंग का और प्लानिंग मैनेजमेंट का, सेकंड हमारा था सुपरविज़न एंड इंस्ट्रक्शन और थर्ड टॉपिक आता है हमारा डिसिप्लिन। इन तीनों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, जिसको आपको टेस्ट के रूप में इसको आप अप्लाई करिएगा, इसको लिखिएगा, इसके हिसाब से आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस, गुड जॉब।